वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम ईटा केमिस्ट्री के फुल सिलेबस ग्रैंड प्रैक्टिस टेस्ट के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट एमसीक्यू सेज assume two elements A and B reacting together give two different compounds AB4 and AB6 with molecular masses 108 and 146. What is the electronic configuration of element A? तो हमें AB4 का मैस दिया है 108 AMU और AB6 का मैस दिया है 146। अब इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? इन दोनों में डिफरेंस है B के दो एटम्स का। तो इसका मतलब है कि अगर हम AB6 के मैस से AB4 का मैस माइनस कर देंगे तो हमारे पास एलिमेंट B का मैस आ जाएगा। तो एलिमेंट B के दो एटम्स का मैस है 38, क्योंकि B6 और B4 में 2B का फ़र्क है। तो 2B का मैस अगर 38 है तो एक B का मैस होगा 19। तो अब हमें B का मैस पता चल चुका है, तो अब हम A का मैस निकालते हैं। तो अब हमें पता है कि AB4 का मैस है 108, जिसमें से B का मैस है 4 एटम्स मल्टीप्लाई बाय 19। सो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 19 को 4 के साथ तो ये हमारे पास आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने की टेक्निक देखें। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36, तो ये 76 आ जाएगा। तो हम 108 में से 76 को माइनस करते हैं तो 32 इज़ द मोलर मास ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो है सल्फ़र, जिसका एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास 32 है। अब सल्फ़र बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 3। तो इसका लास्ट शेल है 3rd, तो इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 3s2 3p4 यानी C इज़ द करेक्ट कन्फिग्रेशन ऑफ A। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज़ 10.8। तो एवरेज एटॉमिक मास है 10.8। अब इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक का मास है 10, एक का मास है 11। अब हमसे पूछा है कि 10 वाले आइसोटोप की क्या परसेंटेज होगी। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की ट्रिक को देखें तो अगर हमारे पास 10 एटॉमिक मास और 11 एटॉमिक मास वालों की अगर परसेंटेज 50-50% हो, तो अगर ये दोनों बराबर हों तो एवरेज एटॉमिक मास आना चाहिए 10.5 दोनों की बराबरी की वजह से। लेकिन अब अगर एवरेज एटॉमिक मास 10.8 है तो इसका मतलब है कि ये 11 के ज़्यादा करीब है और 10 से ज़्यादा दूर है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 11 के ज़्यादा करीब है तो 11 आइसोटोप वाले की जो परसेंटेज है वो 50 से जो है ज़्यादा है, और 10 आइसोटोप वाले की जो परसेंटेज है वो 50 से कम है। तो 50 से कम हमें ए की ऑप्शन गिवन है ए, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। How many oxygen atoms are present in 492 grams of Epsom salt? Now Epsom salt is basically MgSO4.7H2O. अब हमने इसका सबसे पहले मोलर मास निकालना है। सो मैग्नीशियम इज़ 24, सल्फर इज़ 32, 4 ऑक्सीजन्स आर 64, एक 7 H2O है और एक H2O है 18। अब हम इसको सम अप करेंगे। नाउ 18 को 7 से मल्टीप्लाई करने का ये प्रोटोकॉल है कि 7 10s आर 70 और 8 7s आर 56। तो 70 + 56 विल बी इक्वल टू 126। तो अब हम 126 में जब 64 ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 190। 190 में जब हम 32 ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 222। 222 में जब हम 24 ऐड करें तो ये बन जाएगा 246 ग्राम्स। सो अब हमारे पास इसका मोलर मास है 246 और गिवन मास है 492। तो 492 डिवाइडेड बाय 246 विल बी इक्वल टू 2 मोल्स। सो हमें ये 2 मोल्स ऑफ एप्सम सॉल्ट गिवन है। अब हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। सो अगर हम एक मोल में देखें तो एक मोल में 4 + 7 11 एटम्स प्रेजेंट हैं। सो एक मोल में 11 एटम्स हैं। 2 मोल्स में 2 × 11 × एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। सो इट विल बिकम 22 × 6.02 × 10⁻23।
So 22 into 6 will be equal to 132 into 10 raised to the power 23. अब अगर हम इसको डेसिमल्स में 1.32 में कन्वर्ट करें तो 1.32 into 10 raised to the power 25 हो जाएगा. So C will be the correct option. Which series of hydrogen spectrum has lines with greatest wavelength? Now अगर हम electromagnetic spectrum को देखें तो we have gamma, then we have X, then we have visible, then we have infrared, then we have micro, then we have radio. अब रेडियो की तरफ हमारे पास वेव लेंथ इंक्रीज़ करती है और गैमा की तरफ हमारे पास वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंक्रीज़ करती है. तो लार्जेस्ट वेवलेंथ हमारे पास किस सीरीज़ की होगी? तो जिस सीरीज़ की एनर्जी सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी. सो लेमन इज़ हाईएस्ट एनर्जी, फॉलोड बाय बाल्मर, फॉलोड बाय पास्चन, फॉलोड बाय ब्रैकेट, फॉलोड बाय फंड. तो फंड सीरीज़ हमारे पास फिफ्थ शेल में आके गिरती है, इसकी एनर्जी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी. ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉस्फोरस. सो सबसे पहले फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं. 3s2 3p3 थर्ड पीरियड और फिफ्थ ग्रुप का है. सो दिस इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पेनल्टीमेट यानी सेकंड लास्ट शेल इज 2s2 2p3. दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि सेकंड लास्ट शेल इसका कम्प्लीटली फिल्ड होगा. उसकी कन्फिग्रेशन 2p2 2s2 और 2p6 होगी. वैलेंस शेल हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल. अब वैलेंस शेल में 3s है, 3p है और 3d है. तो अब s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और d एम्प्टी है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. हाउ मेनी वैल्यूज for quantum number m are present for the last electron of boron. So boron को देखते हैं. boron का atomic number है 5. So इसकी last shell की configuration है 2s2 2p1. ये ग्रुप 3 का मेंबर है. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 2p में प्रेजेंट है. अब 2p के लिए क्वांटम नंबर m की कितनी वैल्यूज़ हैं? 3, विच इज़ +1 0 and -1. सो A विल बी द करेक्ट ऑप्शन. प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूल विथ शॉर्टेस्ट बॉन्ड एंगल. अब अगर हम शॉर्टेस्ट बॉन्ड एंगल पे जाएं सो इन दो और इन दो सेट्स को कंपेयर करते हैं. नाउ वी हैव H2O which has 2 lone pairs and 2 bond pairs and H2S both have similar geometry. दोनों में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं. देन वी हैव BF3 जो कि ट्राइंगुलर प्लानर है. अब इसका बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री है जो कि इन दोनों से बड़ा है. सो इसको हम रूल आउट कर देते हैं. एंड देन वी हैव SNCl2. इसका बॉन्ड एंगल इज़ लेस देन 120 डिग्री. अब इनका बॉन्ड एंगल क्या है? लेस देन 109.5 एंड लेस देन 109.5. सो अब चूंकि SnCl2 का बॉन्ड एंगल लेस देन 120 है, इनका ज़्यादा छोटा है क्योंकि इनमें 2 लोन पेयर्स हैं. सो इसको भी हम रूल आउट कर देते हैं. अब 2 लोन पेयर्स वाले में जब कभी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से बॉन्ड पेयर्स इससे थोड़ा सा दूर होते हैं. तो बॉन्ड पेयर दूर होने का मतलब ये है कि लोन पेयर ज़्यादा करीब होते हैं. तो लोन पेयर जब करीब होंगे तो इसका बॉन्ड एंगल H2O के मुकाबले में छोटा होगा. तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल H2S का आएगा. सो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द बॉन्ड लेंथ फॉर HCl मॉलिक्यूल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी. सो जब हमारे पास हाइड्रोजन का एटम अपने एटॉमिक रेडियस के साथ क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन करेगा तो ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आएगी. पोलैरिटी की वजह से दोनों एटम्स क्लोज आ जाएंगे. तो इनका जो हमारे पास टोटल बॉन्ड लेंथ है इट विल बी लेस देन द ओरिजिनल सम ऑफ कोवलेंट रेडाई. सो द बॉन्ड लेंथ इज़ लेस देन द सम ऑफ कोवलेंट रेडाई ऑफ hydrogen and chlorine. If a mixture of two gases A and B has equal number of molecules of A and B, so 2 gases हैं, दोनों के molecules equal हैं. तो according to Avogadro's law A और B के अगर molecules equal हैं तो इनके moles भी equal होंगे. But the mass of A is greater than B in the container. Okay, what is the relation of their partial pressures?
नाउ कीप इन माइंड कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर का जो रिलेशन है वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ है, मास के साथ नहीं है। अगर ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं सो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला ये है कि मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। सो अगर दोनों के मोल्स इक्वल हैं तो दोनों की मोल फ्रैक्शन भी इक्वल होगी और दोनों के पार्शियल प्रेशर भी बराबर होंगे। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गैस दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू शो हाईएस्ट डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो हमारे पास आइडियल बिहेवियर से वो गैस सबसे ज़्यादा डिविएट करेगी, एक तो जिसकी IM फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग हों और एक जिसका साइज़ सबसे बड़ा हो, क्योंकि ऐसी गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो अगर हम इन चारों गैसेस में देखें तो क्लोरीन हैज़ लार्जेस्ट IM फोर्सेस एंड लार्जेस्ट साइज़। सो सी हैज़ शोइंग हाईएस्ट डिविएशन। The increasing order of boiling points for the following compounds is, now first is alcohol, second is alkyl halide, third is alkane and fourth is ether। अब इन चारों में से अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सिर्फ, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसमें 1 सबसे ज़्यादा दिया है वो करेक्ट ऑप्शन है, बाकियों को हम कैंसिल आउट करते हैं। अब 1 के बाद हम देखते हैं तो हमारे पास अल्कोहल के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आती हैं अल्काइल हैलाइड्स में, क्योंकि ये पोलर हैं। ईथर्स भी पोलर हैं लेकिन ये अल्काइल हैलाइड से कम पोलर हैं। देयरफॉर 1 के बाद हमारे पास 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद ईथर्स जो कि अल्काइल हैलाइड से कम पोलर हैं 4, और सबसे पीछे अल्केन्स जो कि नॉन पोलर हैं 3। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 10 centimeter cube of acetone and 15 centimeter cube of chloroform are mixed together. The total volume of mixture is, now 10 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास एसीटोन का और 15 सेंटीमीटर क्यूब है क्लोरोफॉर्म का। अब आइडियली अगर ये आइडियल सोल्यूशन बनाएं तो 10 + 15 25 शुड बी द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। लेकिन जब हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो इनमें फोर्सेस मिक्स करने के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। पहले ये आपस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बनाते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ आते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है। सो ओवरऑल वॉल्यूम विल बी लेस दैन 25 सेंटीमीटर क्यूब। मेजर टाइप ऑफ IM फोर्सेस प्रेजेंट इन एसीटोन। तो एसीटोन खुद एक पोलर मॉलिक्यूल है जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, लेकिन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन एसीटोन के अपने अंदर पोल्स मौजूद हैं, सो इसके अपने अंदर जो मेजर फोर्सेस हैं वो डाइपोल डाइपोल होंगी। टिन एग्जिस्ट एज क्यूबिक एंड टेट्रागोनल फॉर्म। अब ये एक एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। अगर यही फिनोमिनन एक कंपाउंड शो करे तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। वीकेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग इज़ फाउंड इन। सो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर हम इन चारों मेटल्स में देखें तो हमारे पास जो मरकरी है ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, बाकी सब एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, विच क्लियरली मीन्स कि मरकरी की हमारे पास जो मेटालिक फोर्सेस हैं वो सबसे वीक हैं। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ट्रू अबाउट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज इक्वल। दिस इज़ रॉन्ग। कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे उस सब्सटेंस की ज़्यादा होगी जो ज़्यादा स्टेबल होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज सेम। दिस इज़ करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। सो दिस इज़ करेक्ट। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ Kc फॉर अ रिएक्शन हैज़ अ लार्ज वैल्यू देन। सो अगर Kc की वैल्यू लार्ज है इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो अब हम इसके मुताबिक देखते हैं। रिएक्टेंट्स आर लार्ज, नो। प्रोडक्ट्स आर लार्ज, दिस इज़ करेक्ट। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Two substances whose mixing leads to a solution that tends to keep its pH constant. So हमारे पास इसका मतलब ये है कि कौन से 2 substances को मिक्स करने से हमारे पास बफर बनेगा। So let's see. दिस इज़ वीक एसिड एंड दिस इज़ वीक एसिड। दोनों वीक एसिड हैं, इनसे बफर नहीं बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इसका सॉल्ट है। सो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड से बफर नहीं बनता। ये वीक बेस है और ये इसका सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो इससे बफर बनेगा जो कि बेसिक होगा। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
एडिशन ऑफ H2SO4 टू द सोल्यूशन ऑफ PbSO4। तो PbSO4 जब डिज़ोल्व करेगा वाटर में तो ये बहुत ही वीकली डिज़ोल्व करता है इनटू लेड एंड सल्फेट आयंस। अब अगर हम इसमें H2SO4 डाल दें तो क्या होगा? तो H2SO4 के डालने से एक तो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये फुली डिसोसिएट होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास लेड सल्फेट जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से प्रेसिपिटेट करेगा। तो मेजर चेंज ये आएगी कि हमारे पास जो लेड डिज़ोल्व हुआ है वो वापस रिवर्ट हो जाएगा लेड सल्फेट में। तो लेड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में मार्क डिक्रीज आएगी। सो बी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Half life of a reaction is independent of concentration of reactants, but the rate of reaction is dependent on concentration. अब half life concentration of reactant से independent है, ऐसा ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों में होता है। लेकिन साथ में हमें ये पॉइंट दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन पे। अब ज़ीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन भी इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का होता है। सो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट्स हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हैं टाइम इनवर्स या फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Consider the following reaction: 2FeCl3 plus 6Ki form 2Fe plus 6Cl plus 3I2. Choose the correct molecularity and order. अब ऑर्डर हमें पता चलता है रेट इक्वेशन से। रेट इक्वेशन में एक FeCl3 है और 2 Ki हैं, सो टोटल ऑर्डर है 3। और मॉलिक्यूलरिटी हमें इक्वेशन से हम निकाल देते हैं। सो इक्वेशन में 2 + 6 8 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। सो मॉलिक्यूलरिटी 8 और ऑर्डर 3 होगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Given a reaction PCl5 forms PCl3 plus Cl2, the correct relation between heat change at constant pressure and constant volume is. Now this is interesting question. Now we know कि constant volume के ऊपर हमारे पास जो टोटल चेंज है दैट इज़ चेंज इन एनर्जी, और कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास जो टोटल चेंज है वो है चेंज इन इंथैल्पी। तो अब हम इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की अगर इक्वेशन लिखें तो इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV, which means that heat change at constant pressure is equal to heat change at constant volume plus PV. Now according to ideal gas equation PV is equal to nRT. So अब हम इधर PV की बजाय क्या लिख लेंगे, nRT. Now n is basically number of moles of products minus reactants. So इधर products में 2 moles हैं, reactants में 1. So 2 minus 1 will be equal to plus 1 into RT. So इसका मतलब है कि हम QV में RT को ऐड कर रहे हैं तो QP बन रहा है। So QV में एक पॉजिटिव चीज़ ऐड हो रही है तो QP बन रहा है, which means that QP is greater than QV. So A is the correct option. In a calorimeter, 100 joule of heat is supplied to 20 gram of liquid, leading to rise in temperature from 25 to 30. The specific heat capacity of liquid is. Now, calorimeter का formula है हमारे पास कि heat is equal to mass into specific heat capacity into change in temperature. Now, heat given is 100 joules. Mass is 20 grams, specific heat capacity is unknown, temperature 25 से 30 हुआ है, यानी इसमें 5 सेंटीग्रेड या 5 केल्विन की चेंज आई है। नाउ specific heat capacity is equal to 100 joules divided by 100 grams Kelvin. So it is equal to 1 joule per gram per Kelvin. So B is the correct option. He+2 forms He solid. So He+2 यानी +2 से ये 0 में जा रहा है, सो इसका मतलब है कि इसकी रिडक्शन हो रही है। सो द गिवन केमिकल चेंज वुड अकर एट विच इलेक्ट्रोड्स इन गैल्वानिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ कीप इन माइंड कि जो भी सेल होगा रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होती है, ये एक रूल है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो ये रिएक्शन जो है बोथ गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड के ऊपर होगा। पोटेंशियल्स ऑफ 2 प्रोसेसेस आर गिवन बिलो। सो एक्स की रिडक्शन हो रही है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव, वाई की रिडक्शन हो रही है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव, जिसका मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही पॉजिटिव होगा। नाउ इफ़ दे फॉर्म
टू हाफ सेल्स ऑफ गैल्वानिक सेल ट्रू स्टेटमेंट इज़। अगर इन दोनों को हम कपल करके गैल्वानिक सेल बनाएं तो उस केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चूँकि y का ज़्यादा है सो ये ऑक्सीडाइज होगा और ये बनाएगा एनोड, और रिडक्शन पोटेंशियल x का ज़्यादा है तो ये रिड्यूस होगा और ये बनाएगा कैथोड। So compartment Y acts as cathode, wrong. Electrons flow from X to Y. So galvanic cell में electrons एनोड से कैथोड पे जाते हैं, so इस केस में Y से X में जाएंगे. This is also wrong. EMF of cell is 0.6, तो ये होगा 0.2 plus 0.8, 1.0 होगा. Compartment Y gets a positive charge. तो Y कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होगी, मेजर चेंज क्या आएगी कि Y सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा Y2 प्लस एक्वस में, तो Y के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, सो कंपार्टमेंट Y वुड गेट पॉजिटिव चार्ज. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. A balanced chemical equation is given below. Reductant in the equation is. So अगर हम इधर देखें तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से जा रही है +2 में, जबकि आयोडीन -1 से जा रहा है 0 में. सो Ki इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड Fe2O3 इज़ बीइंग रिड्यूस्ड. इसका मतलब है कि Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Ki रिड्यूसिंग एजेंट है. सो रिडक्टेंट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ बी. Characteristic of group 1 elements that increases down the group. So down the group ionization energy decreases क्योंकि साइज़ बड़ा होता है. सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज़. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान होगा. सो सी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड. सो जैसे जैसे हम मेटल से नॉन मेटल साइड पे जाते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज़ करती है. सो अगर हम यहाँ पे देखें बी ऑप्शन को तो सोडियम की सबसे कम एसिडिक होगी, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर. सो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस. सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Which chloride is expected to have highest melting point? Sodium, magnesium, aluminium, silicon. Now chlorides का हमारे पास behavior इस तरह है कि जैसे जैसे हम along the period 3 जाते हैं सो हमारे पास नॉन मेटालिक या कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है. सो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ करने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा. सो सबसे पहले वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. Correct statement about formation of chloride from period 3 elements. Sulfur forms an orange liquid on reaction with chlorine. So सल्फ़र को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं सो हमारे पास S2Cl2 बनता है जो कि फाउल स्मेलिंग ऑरेंज लिक्विड है. दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. PCl3 इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड सॉलिड. PCl3 सॉलिड नहीं होता, PCl3 हमारे पास PCl5 is a solid, PCl3 is not a solid, so this is also wrong. Sodium burns in yellow flame with chlorine, so this is wrong. Chloride of Mg is covalent, it is not covalent, it is polymeric chloride, so A is the correct option. Superoxide is formed on reaction by. So अगर हम ग्रुप 1 में देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम ये दोनों एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, साथ पोटाशियम भी. सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड और लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड. अगर ग्रुप 2 में देखें तो हमारे पास ग्रुप 2 में स्ट्रॉन्शियम और बेरियम पर ऑक्साइड्स बनाते हैं, बाकी 3 नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं. तो सुपर ऑक्साइड रुबीडियम और सीजियम से बनती है जिसमें से रुबीडियम गिवन है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MnO2 एक्ट्स एज. MnO2 में अगर हम मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये +4 है. अब ये +4 से नीचे +2 में जा सकती है, यानी ये ख़ुद रिड्यूस हो सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर सकता है. और ये इससे ऊपर +7 तक भी जा सकता है, यानी ये ख़ुद ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है. सो इट कैन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ब्रॉन्ज इज़ एन एलॉय ऑफ. कीप इन माइंड कि जिसमें Z आता है वो उसमें जिंक शामिल नहीं होता. सो ब्रॉन्ज इज़ एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, और जो ब्रास है इट इज़ एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. डाईक्लोरो, डायमाइन, डाईएक्वा, प्लाटिनम 4 क्लोराइड इज़. सो अब हमने डाईक्लोरो, डायमाइन, ये अमाइन नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग.
ये भी अमाइन नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। अब हमने बी और सी में से देखना है कि डाईक्लोरो तो दोनों डाईक्लोरो हैं, डाई एक्वा दोनों डाई एक्वा हैं, डाई अमाइन दोनों डाई अमाइन हैं। अब प्लाटिनम 4 क्लोराइड कौन है? अब इसमें देखें तो ये -1, ये ओवरऑल +1, ये -2, सो इसको +1 करने के लिए ये +3 होगा। अब ये आ गया -2, सो कॉम्प्लेक्स इज +2, जिसमें से ये क्लोरीन -2 हो जाएंगे 2, और इसको +2 करने के लिए ये 4 हो जाएगा। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Pair of electron donating and electron accepting species is. So electron donating means nucleophile or electron accepting means electrophile. So this is nucleophile, this is also nucleophile because it has negative charge. BF3 is electrophile, CH3 plus is also electrophile, it is positively charged. RO minus negatively charged है, ये nucleophile है. AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, ग्रुप 3 का कंपाउंड है, सो ये इलेक्ट्रोफाइल है। सो इस पेयर में एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल है। Property of organic compound that leads to huge number of compounds is. फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है कैटिनेशन ऑफ कार्बन। सो कार्बन अपने साथ सेल्फ लिंक कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ चेन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स एज वेल। सो हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बहुत ह्यूज है। दिस इज़ करेक्ट। आइसोमेरिज्म वो फिनोमिनन है जिसमें एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा किस्म के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सो इसकी वजह से भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ लार्ज। होमोलोगस सीरीज़ का नंबर ऑफ कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं है। सो बोथ एंड बी आर करेक्ट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, फर्स्ट ऑप्शन इज 2-ब्यूटीन। सो 2-ब्यूटीन के इर्द गिर्द अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 2-ब्यूटीन ऑब्वियसली शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दिस इज़ करेक्ट। 1,2-डाईक्लोरोईथीन, सो इधर क्लोरीन है इधर क्लोरीन है, सो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सो साइक्लोप्रोपेन में 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और नीचे वाली जगह पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, सो ये इसकी सिस फॉर्म है, ये भी शो कर सकती है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट आर नॉट क्लासिफाइड एज पोजीशन आइसोमर, प्रोपानोल एंड आइसोप्रोपानोल ये पोजीशन आइसोमर है। प्रोपानोल में नंबर 1 पे OH है, आइसो में नंबर 2 पे है। 1-ब्यूटीन एंड 2-ब्यूटीन ये भी पोजीशन आइसोमर्स हैं, नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है। 2-पेंटानोन एंड 3-पेंटानोन ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप पोजीशन चेंज करेगा सो उस फिनोमिनन को हम मेटामेरिज्म कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं कहेंगे। Which step in a radical substitution reaction would have highest value of Kc? सो अगर हम देखें टर्मिनेशन स्टेप को, जिसमें 2 रेडिकल्स कोई भी 2 रेडिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब रेडिकल्स एक्सट्रीमली रिएक्टिव हैं तो ये फ़ौरन रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। सो प्रोडक्ट इज़ स्टेबल, इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, एंड रिएक्टेंट्स आर अनस्टेबल, दे आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। सो ऐसे रिएक्शंस में Kc को अगर हम देखें तो प्रोडक्ट बहुत लार्ज है, रिएक्टेंट बहुत माइन्यूट है, सो ओवरऑल Kc विल बी मच लार्ज। सो सबसे ज़्यादा वैल्यू Kc की होगी टर्मिनेशन स्टेप की। Dehydration of alcohol at 100 degree gives a symmetrical alkene with 4 carbons. The alcohol is. Now 100 डिग्री पे सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है, और अब हमने सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हमें एक सिमेट्रिकल अल्कीन मिली है 4 कार्बन वाली। सो 4 कार्बन वाली सिमेट्रिकल अल्कीन है 2-ब्यूटीन। अब 2-ब्यूटीन किस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हमें मिलेगी? सो यहाँ पे एक कार्बन पे हम OH लगाएंगे, एक पे H लगाएंगे, डबल बॉन्ड को ख़त्म करेंगे। सो ये हमें मिलेगी 2-ब्यूटानोल की डिहाइड्रेशन से। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Addition reaction of alkene in which the components of reagent attack from 2 opposite side. So alkene का वो रिएक्शन जिसमें रिएजेंट 2 ऑपोजिट साइड से अटैक करें। सो अगर हम हेलोजिनेशन की बात करें तो एक तरफ से X प्लस अटैक करता है, एक तरफ से X माइनस अटैक करता है। सो ये एंटी एडिशन रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें हेलो हाइड्रेशन की, तो हेलो हाइड्रेशन में एक तरफ से X2 आकर ऐड होता है और एक तरफ से वाटर का OH आकर कार्बन पे ऐड होता है। सो ये भी एंटी एडिशन है। सो बोथ A एंड B आर एंटी एडिशन रिएक्शंस।
अल्काइन प्लस H2O फॉर्म्स अल्डिहाइड, विच अल्काइन फॉर्म्स द गिवन प्रोडक्ट। अब कीप इन माइंड कि हमारे पास अल्काइन की जब भी हाइड्रेशन होगी द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ कीटोन, एक्सेप्ट इन वन केस जिसमें हम अगर इथाइन की हाइड्रेशन करें तो इथाइन की हाइड्रेशन से हमें अल्डिहाइड मिलती है आफ्टर मेटामेरिज्म टॉटोमेरिज्म। सो इथाइन को हम वाटर ऐड करेंगे सो हमें इनोल मिलेगी जो टॉटोमराइज करके एसिटल्डिहाइड बनाएगी। सो इथाइन से हमें अल्डिहाइड मिलती है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Structure of benzene involved single ring of pi bond above the sigma bond framework. No, there are two rings, एक sigma bond के ऊपर होगा एक नीचे, so this is wrong. 12 sigma and no pi bonds, this is also wrong. There are 12 sigma and 3 pi bonds. Tub shaped geometry, it is also wrong. Its geometry is planar hexagonal. Bond length between that of alkanes and alkenes, this is correct. Alkanes की bond length है 1.54 एंगस्ट्रॉम और alkene की है 1.34 एंगस्ट्रॉम। बेंजीन की इन दोनों के दरमियान है 1.39 एंगस्ट्रॉम्स। टॉलुइन इज़ नाइट्रेटेड फास्टर देन बेंजीन ड्यू टू। अब टॉलुइन की नाइट्रेशन फास्टर इसलिए होती है कि टॉलुइन के साथ CH3 ग्रुप अटैच्ड है। अब ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान हो जाता है। सो डी ऑप्शन को अगर हम देखें कि इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सर्टेन पोजीशंस इन टॉलुइन, सो दिस इज़ करेक्ट, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बिकॉज। अब अल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इस वजह से होती है कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड का हैलोजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव होता है। अब इस पॉजिटिव कार्बन पे हमारे पास कौन अटैक करता है? इस पॉजिटिव कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सो अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इसलिए होती है कि इनका जो अल्फा कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव या इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कंपाउंड्स विद एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्ट विद ग्रिग्नर्स रिएजेंट टू गिव। सो जिस भी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन होगा ग्रिग्नर्स रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल ग्रुप उस एक्टिव कंपाउंड के, इधर हम ए लिख लेते हैं, हाइड्रोजन को उठाएगा जो कि पॉजिटिव होता है और RH यानी अल्केन बनाएगा। सो हमारे पास किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड यानी अमोनिया, वाटर, इस तरह के कंपाउंड्स के साथ ग्रिग्नर्स रिएजेंट अल्केन्स देगा। अल्कोहल्स कैन अंडरगो। सो अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल अल्काइल हैलाइड्स की तरह है। सो ये अल्काइल हैलाइड्स के सारे रिएक्शंस देते हैं, SN2B, E2B, SN1B, E1B, ऑक्सीडेशन भी होती है इनमें। सो दे अंडरगो ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल यूजिंग डोज मेथड इन्वॉल्व। सो डोज मेथड में हमने बेसिकली क्या करना है कि क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन को हमने रिप्लेस करना है OH से, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। सो दिस इज़ बेसिकली क्लोरीन की सब्सटीट्यूशन बाय OH। सो न्यूक्लियोफाइल इज़ बीइंग सब्सटीट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। Test that differentiates any aldehyde from a ketone. Iodoform, no. Iodoform aldehydes में सिर्फ एसिटल्डिहाइड में आएगा और कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स में भी आता है। Tollens test is only for aldehyde, this is correct. Fehling test is also only for aldehyde, so both B and C can be used to differentiate aldehyde from a ketone. A compound X on oxidation with KMnO4 at raised temperature gives ethanoic acid and propanoic acid. So एक से हमें मिला 2 कार्बन वाला एसिड और दूसरा हमें मिला 3 कार्बन वाला एसिड। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इट? सो अब ये याद रखें कि जब कभी हम अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें एक ही एसिड मिलेगा, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट एन अल्डिहाइड, इट एग्जिस्ट एज 2 मेटामर्स। सो अब अगर हम कंपाउंड को देखें तो ये किस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से हमें 2 एसिड्स मिले हैं? सो ये बेसिकली हमारे पास थी 2 प्रोपानोन। सो प्रोपानोन की ऑक्सीडेशन से हमें मिलते हैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो प्रोपानोन है ये 2 मेटामर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक है 2 प्रोपानोन और एक है 3 प्रोपानोन। सो दोनों की ऑक्सीडेशन से हमें इथेनोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड मिलता है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
Hydrolysis of nitriles give, this is one of the very favorite MCQs of entry test. So nitriles की जब कभी हम hydrolysis करेंगे, so this nitro group cyanide group will get converted into carboxyl group. So हमें carboxylic acid मिलेगा. D is the correct option. Acyl halide and carboxylic acid react together resulting in. So अगर हम acyl halide को react करवाते हैं carboxylic acid के साथ, सो कार्बोक्सिलिक एसिड का H अल्काइल हैलाइड के X के साथ चला जाएगा फॉर्मिंग HX और साथ में हमें मिलेगी एसिड एनहाइड्राइड. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिप्रेजेंट्स विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. डीएनए के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे पे कॉइल्ड हैं एंड जॉइन टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. सो इसको हम कहते हैं अल्फा हीलिक्स. सो अल्फा हीलिक्स इज बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. IUPAC name of the given compound. So choose the longest chain that includes double bond. अब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पे OH है. सो कीप इन माइंड कि हम OH ग्रुप को डबल बॉन्ड पे प्रेफर करेंगे. सो 1 2 3 4 5. सो सेकेंड कार्बन पे है मिथाइल. सो वी राइट 2 मिथाइल. देन फोर्थ पे है डबल बॉन्ड. सो हम लिखते हैं 4. 5 कार्बन वाली है तो हम लिखते हैं पेंटीन. और फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल है. सो 1 ओल. सो 2 मिथाइल 4 पेंटीन 1 ओल. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. दैट्स ऑल फॉर दिस टेस्ट. थैंक यू.